I welcome you all to this new chapter, ray optics. तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है रे ऑप्टिक्स का। तो एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन यही है कि वेवलेंथ लैम्डा जब है व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल एज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट तब हम मानते हैं कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है और हम रे ऑप्टिक्स की बात तभी करते हैं, ठीक है। अब रेज कैसे होते हैं? तो रेज बंडल ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बंडल ऑफ रेज, और बंडल ऑफ रेज का कलेक्शन जो होता है उसको बीम बोलते हैं। तो ये कैसा बीम है? ये डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट बीम है और ये पैरेलल बीम है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। एग्जाम्पल देखिए, ये प्लेन मिरर है अगर, ठीक है, और इसमें अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो इनको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ये यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, सो दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। और अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो ये दिखता है कि ये मिरर के पीछे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, ठीक है। फिर बात आती है इमेज की। तो इमेज रियल और वर्चुअल होते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज विच कैन बी फॉर्म, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड on a screen. Virtual cannot be obtained on a screen. Okay. Image होता क्या है? Image होता है point of intersection of reflected or refracted rays. Right. Now comes what is मिरर की बात करते हैं। तो मिरर क्या होता है? मिरर के पास एक, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और यहां पर ये एक स्फीयर है जिसके अगर कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर किया मैंने तो मुझे ये कॉनकेव मिरर मिलता है, और कॉनकेव साइड को सिल्वर करूं अगर तो मुझे कॉन्वेक्स मिरर मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पोल क्या होता है? तो पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ये पोल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। This is center of curvature, it is center of the sphere of which the mirror is a part of, right? और principal axis क्या होता है? The line joining the pole and the center of curvature is the principal axis, ठीक है।
लेंस। लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये लेंस है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हुआ, और ये ऑप्टिकल सेंटर हम इसको लिख लेते हैं O, या हम इसको लिख लेते हैं P। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस, ये स्फेरिकल सरफेस का जो जिससे भी बना होगा ये, उसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, ये द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स तभी होगा जब दोनों साइड इसके बराबर होंगे, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्केव है। ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा उसका नाम पहले आएगा। जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, द सरफेस विच हैज अ लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स फर्स्ट इन द नेमिंग, while naming the lens, right? Now let's discuss reflection. रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies on the same plane. ठीक है, फिर बात आती है प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में अपैरेंट डेप्थ और अपैरेंट हाइट की बात हमने की थी। तो बात करते हैं प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, ये दो मिरर्स हैं और ये हमने इसको सिल्वर कर रखा है यहाँ पर। दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है जो हमें नहीं मालूम है। ठीक, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, और यहाँ पर a ray which is parallel to mirror 2 is incidented. It gets reflected by mirror 1 and the emergent ray is parallel to mirror 1. This is the incident ray which is parallel to mirror 2. तो हमको ये थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। I is 90 minus theta, so R is 90 minus theta, so this angle is theta. Similarly ये भी थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज है, so थीटा is 60 डिग्रीज। ठीक है, so this is one of the examples of plane surface reflection. फिर बात आती है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं। स्पीड ऑफ इमेज अगर देखना है तो क्या करेंगे? तो मिरर फार्मूला होता है और इसको बाद में Now let's discuss curved surface reflection.
कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। तो ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए मिरर फॉर्मूला हम इसको यूज करते हैं। डेरिवेशन हमें करना नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt, where v is image distance, u is object distance, and r is radius of curvature of the mirror. Right. Now, if I differentiate this mirror formula, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r है। r तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये हो जाएगा -1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0. This term dv/dt is velocity of image. This is velocity of image. Now always remember, this should always be with respect to the mirror only, right? तो ये जो टर्म होगा ये होगा velocity of object with respect to the mirror. तो velocity of image is equal to -v²/u² into velocity of object. ठीक है, मैं इसको VO लिख रहा हूं और इसको VI लिख रहा हूं मैं। तो this is how the velocity of image is given if we know the velocity of object and the object distance and image distance. Magnification in case of mirror, reflection through mirror is given as माइनस ऑफ v/u. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इन फॉर्मूलेज का यूज करते समय साइन कन्वेंशन जरूर लगाना है, ठीक है। दिस मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो गिवन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ईदर द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. द डिस्टेंसेज मेजर्ड along the direction of incident rays are positive and opposite to it are negative. The distances measured above the principal axis are positive and below it are negative. Clear? Now let's move ahead. Please remember this sign convention. ये बहुत important है, हमेशा याद रखना है आपको। ये डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला हमें करना नहीं है, पर मिरर फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी मैंने लिखा है, फिर भी एक बार और लिख देता हूं मैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फिर आता है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ होता है। तो अगर हमारे पास ये इंटरफेस है, इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और एक रे यहां से पास होती हुई इस तरफ डिविएट होती है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो μ1 साइन i इज इक्वल टू μ2 साइन r। तो साइन i बाई साइन r यहां पर क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1, और दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 2 with respect to 1.
ओके, तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं प्लेन सरफेस में अपैरेंट डेप्थ और अपैरेंट हाइट की, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन की, उसमें अपैरेंट डेप्थ और अपैरेंट हाइट की। तो अपैरेंट हाइट और डेप्थ, एक सेकेंड, अपैरेंट हाइट और अपैरेंट डेप्थ is given as real height into refractive index of the medium of observer, जिस तरफ ऑब्जर्वर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमको ध्यान रखना है। और अपैरेंट डेप्थ के लिए क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड। दिस इज apparent depth, so it's better we should not keep it here। तो ये हो गया apparent depth और apparent height की बात। ओके, नाउ लेट्स सी curved surface reflections। तो curved surface के लिए ये एक कर्व सरफेस है, ये μ1 है और ये μ2 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बनती है मान लेते हैं, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये c है। तो हमें ये ध्यान रखना है, इट्स μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u is equal to μ2 minus μ1 by r, right? अब सपोज करो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वेयर μ2 इंटू डी वी बाई डी टी, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा μ1 बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस μ1 प्लस μ1 बाई μ2 v स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर इंटू डी यू बाई डी टी, विच इज तो μ1 v स्क्वेयर अपॉन μ2 u स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसमें, मैग्निफिकेशन होता है, नहीं इसमें मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर सकते। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं प्रिज्म के लिए। प्रिज्म में हमने क्या सीखा था, प्रिज्म जो है ये इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे प्रिज्म में, एक तो एक तो डिविएशन का था, मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, ये R2 होगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल E फॉर मिनिमम डिविएशन
मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डिविएशन होगा यहाँ पर ये वाला एंगल, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमें एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो म्यू की वैल्यू होती है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है हमने, ये तब यूज करना है आपको जब ए काफी बड़ा है, ठीक है। फॉर स्मॉल ए म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, और डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। तो मिनिमम डिविएशन एंगल होता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, ठीक है। ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की बात की हमने। अब हम बात करते हैं थिन लेंसेज की। थिन लेंसेज में डेफिनेशन, तो वो तो मैंने बताया आपको कि कैसे डिफाइन करना होता है थिन लेंसेज को। ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले आएगा, उसका नाम पहले आएगा। दिस इज द नेमिंग ऑफ इट, नेमिंग ऑफ लेंसेज है। डेफिनेशन में क्या होता है? इट्स अ स्पेस विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस, सो दिस मेक्स अ लेंस, राइट। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। हर एक सरफेस का दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। हमें एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती है लेंस से या मिरर से इमेज बनाने के लिए। अब लेंस के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोर्ड पे पढ़ाता हूं आपको। सो दिस इज अ लेंस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। तो दोनों साइड्स के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ3 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला जो रिफ्रैक्शन का होगा, ये थिन लेंस की बात हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना, थिन लेंस। तो ये होगा μ3/v। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक रे आएगी जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर वही रे सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है और इसको जब इस रे को एक्सटेंड करोगे तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस है विच इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। ये फॉर्मूला होता है थिन लेंसेस के लिए, ये फॉर्मूला होता है थिन लेंसेस से रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसी के अंदर लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है, सब कुछ इसी में इन्वॉल्व है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर से 60 सेंटीमीटर्स का है, μ2 की वैल्यू μ2 इज से 3/2, μ1 इज से 1 एंड μ3 इज से 4/3, r1 इज 30 सेंटीमीटर्स, r2 इज 30 सेंटीमीटर्स। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो मैं इसमें v की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3v माइनस μ1 इज 1
u is minus 60 is equal to mu2 minus mu1, that is 3 by 2 minus 1 divided by r1. r1 is how much? Plus 30 centimeters, plus mu3 minus mu2, mu3 is 4 by 3 minus mu2 is 3 by 2 divided by r2, r2 is minus 30 centimeter because we are measuring it opposite to the direction of incident ray. So this is 4 by 3v plus 1 by 60 is equal to 1 by 60 plus 1 by 180. ये कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आई 60 इंटू 4 और दिस इज प्लस 240 सेंटीमीटर्स। तो देखा आप लोगों ने कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन सेव इनफ टाइम। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं कटिंग एंड सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की। सपोज करो ये एक लेंस है और ये 1 है, ये 1 है और ये म्यू है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो अभी मैंने एक्सप्रेशन दिया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेंस मेकर्स फार्मूला भी इसी से ही डिराइव होता है। तो μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। तो μ3 क्या है यहाँ पर? 1 है। v क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोकल लेंथ f हो जाएगा, माइनस μ1 क्या हो जाएगा? 1। u क्या है? इनफाइनाइट हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 दैट इज म्यू माइनस 1। r1 इज प्लस r, राइट? r1 इज प्लस r एंड प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन माइनस r। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ठीक है। अब ये कहता है अगर मैंने ये तो पूरे लेंस का है, अब अगर हमने इस लेंस को कट कर दिया, मान लेते हैं कि इस लेंस को मैंने इसके डायमीट्रिकल प्लेन से, सॉरी, इस प्लेन से कट कर दिया, ठीक है, कंटेनिंग द पोल। तो अब क्या हुआ? ये म्यू हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर ही होगा, ठीक है, पर इसका इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि प्लेन सरफेस है। तो अब इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फिर से इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। सो दिस इज 1 बाई एफ डैश माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस म्यू इंफिनिटी। ये हट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो एफ डैश की वैल्यू आई आर अपॉन म्यू माइनस 1 which is 2 times f। ठीक है। तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस व्हेन वी कट द लेंस लाइक दिस। अगर इसी लेंस को हमने ऐसे कट किया होता तो ये हाफ का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि अपर्चर छोटा हो गया। क्लियर? नाउ कम्स सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस। तो सपोज करिए ये एक लेंस है मेरे पास और मैंने इसके एक साइड को सिल्वर कर दिया। ये दिस इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इसका
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी r है, और ये म्यू है इसका। तो इस टाइप के लेंस में हमें, इस टाइप के अरेंजमेंट में हमको इक्विवेलेंट लेंस निकालना होता है। वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। हम तो इफेक्टिवली ये जो लेंस होगा इसको हम मानेंगे, इस अरेंजमेंट को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अ मिरर इज प्लेस्ड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं इस अरेंजमेंट का। तो फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट is equal to how many times lens is used when a ray of light is passed through this? 2 times. तो 2/fl, since the lens is used twice and mirror is used once, तो ये 1/fm हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान यहाँ रखना है कि अगर fl and fm आर पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है हमको यहाँ पर। fl and fm आर पॉजिटिव if the lens and the mirror is converging in nature, are converging, and FL and FM are negative if the lens and mirror are diverging in nature। ठीक है, अब अगर if f equivalent is greater than 0, then the mirror is, then the combination is then the combination behaves as converging mirror। और फिर साइन कन्वेंशन यूज करना है, देन यूज साइन कन्वेंशन, क्योंकि तब आप मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे होगे। और अगर if f equivalent is less than 0, then the combination behaves as diverging mirror, और फिर साइन कन्वेंशन यूज करो आप। ठीक है, तो इसका हमें ये ध्यान रखना है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज के केस में। अब हम बात करते हैं टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस की। इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर d है, तो ये दोनों लेंस को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जो यहाँ कहीं होगा, और इस लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा 1/F, that will be equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 f2। ठीक है, और इसकी जो ये पोजीशन होगी यहां से x, ये होगी x is equal to d capital F upon f1. So x is equal to d capital F upon f1 is the distance of this equivalent lens। ठीक है,
तो हमने ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इस चैप्टर के रिवाइज कर लिए हैं, ठीक। और तो ये इसका पूरा माइंड मैप हुआ। मैंने ये सारे फॉर्मूलेज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी कंडीशंस केसेस हैं सारे डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हैंडल कर लिए हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करिए, रिवाइज किया हुआ है तो यू शुड बाय हार्ट ऑल दीज फार्मूलाज, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, we'll meet on the next lecture. Till then, keep practicing.